Assalamu alaikum, and this is another lecture of Management 563 Operation Strategy, and my name is Dr. Anil Salman, and today we are going to go for another part of supply chain management. And as I said, that it's not part of your book, but I'm just doing it क्योंकि मैंने पहले दो लेक्चर्स के अंदर काफ़ी आपको इम्पोर्टेंस बताई थी that why this discipline is so important and why it's critical when we are actually studying operations strategy. Now what we are going to talk about is today is दो concepts हैं. Number one is your supply chain जो management है उसमें green का concept है recently आया that we talked about green supply chains, और उसके बाद फिर एक और हार्वर्ड का में एक पेपर पब्लिश हुआ और उसने कहा जी आप सप्लाई चेन्स के अंदर एक AAA थेरी एक आई, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थेरी आफ्टर अ शॉर्ट वाइल जब हम ग्रीन सप्लाई चेन पढ़ते हैं. बट बिफोर दैट एज यूजुअल लेट्स रिकैप कि हमने लेक्चर नंबर 16 में क्या पढ़ा था. What we did was कि सप्लाई चेन मैट्रिक्स के अंदर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और हमने उसके फॉर्मूलाज पढ़े थे that how you actually measure the परफॉर्मेंस ऑफ अ सप्लाई चेन. अगर आपने अपनी सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना है उसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. वन वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई चेन एंड अनदर वन इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सप्लाई चेन. स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं सारा हार्डवेयर के भी आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो कि दो प्रोफेसर्स ने जो उसको कॉन्सेप्ट दिया था दैट्स बेसिकली द ब्रिक एंड मॉर्टर, दैट्स बेसिकली द स्ट्रक्चर. हार्डवेयर के अंदर हमने कहा था इट्स द पीपल. ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आ सकते हैं अपनी सप्लाई चेन के अंदर, या हम स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आ सकते हैं. फिर हमने बात की कि जी सप्लाई चेन मैनेजर गिवन दैट उसकी पोजीशन एक हाईली वो जैसे कहते हैं क्रिटिकल है, इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पे हम क्या बात करते हैं दैट द पर्सन नीड्स टू बी वेरी मच एथिक्स. एथिक्स का उसका बहुत ज़्यादा रोल है. ही नीड्स टू बी लॉयल, ही नीड्स टू बी हार्ड वर्किंग, ही नीड्स टू बी ट्रस्टवर्दी, ही नीड्स टू डू द जस्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये हैं थोड़े से पैरामीटर्स जो कि आपके सप्लाई चेन मैट्रिक्स के अंदर आते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट सप्लाई चेन और अनसर्टेनिटी. अब अनसर्टेनिटी के बारे में वी कवर्ड क्वाइट अ लॉट कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, how that uncertainty can be minimized. और सबसे important और crucial जो बात थी that was basically that supply chain में जब आप बात कर रहे हैं uncertainty की, उसके अंदर forecasting is the most important key. No matter how good forecast is, no matter how good you are in terms of making the forecasts, फिर भी उसके अंदर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहती है. अब उस अनसर्टेनिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, वी डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ मेथड्स. हमने फोरकास्टिंग की टेक्निक्स पढ़ी और उसके बाद फिर हमने देखा किस किस्म का डाटा है, किस किस्म से आप एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट after calling the experts we can use the Delphi technique, we can use the time series data, we can use the real decision making. So there are different ways of measuring the uncertainty and tackling with your uncertainty. उसके बाद फिर उन्होंने बात की कि जी आपकी सप्लाई चेन के अंदर मेजर की इश्यूज कौन कौन से हैं, और की इश्यूज में हमने वही प्लानिंग में फेज में कैसे आ सकता है, एग्जीक्यूशन में किस तरह आता है, जब वो डिलीवरी कर रहे हैं तब कौन से वो हैं इश्यूज, और हर इश्यूज को डील करने के लिए हमने देखा कि जी व्हाट काइंड ऑफ वो जो कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन एक्चुअली यूज in order to mitigate such challenges which are coming in terms of your supply chain. Now comes the important part, that comes your dimensions of sustainability. अब ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का या वी कैन से कि जो सस्टेनेबल का जो कॉन्सेप्ट आता है दैट कम्स समवेयर अराउंड 1970s के अंदर. ठीक है, उससे पहले लेट मी जस्ट टेल यू द स्टोरी. जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो एक फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था क्योंकि कंट्रीज टोटली डेविस्टेट हो चुकी थी एंड पीपल थॉट दैट हमने डेवलपमेंट करनी है, हमें ग्रोथ चाहिए, और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस इंक्रीज होने लग पड़ी. नाउ एज द इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस इज इंक्रीजिंग, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट we are doing it at the cost of environment, but no one was even bothered about it क्योंकि that was basically the reconstruction phase. अब हम जो वो phase कहते हैं we call it as the economic growth. Every economy was growth maniac. They were
वर्किंग टूवर्ड्स ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। उसके बाद let's suppose like there are 100 people in this room और 100 की जो टोटल एग्रीगेट है ग्रोथ दैट इज अराउंड हमारी डबल डिजिट ग्रोथ जा रही है, 11% पे हम जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बट व्हाट हैपेंस जब हम इसको इंडिविजुअल लेवल या पर कैपिटा पे देखते हैं या इंडिविजुअल ग्रोथ लेवल देखते हैं तो 99 लोगों के पास कुछ नहीं है, इट्स जस्ट 1 person who is actually growing। सो इस ग्रोथ का क्या फ़ायदा when this growth is totally unequal, जब डेवलपमेंट हो ही नहीं रही, जब 99 लोगों के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई बेसिक नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच ग्रोथ। देन इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग कि जी आप क्या करो, ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ से फ़र्क है। नाउ दिस डेवलपमेंट इज़ बेसिकली कि व्हेन वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द टैंजिबल रिजल्ट्स, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। डेवलपमेंट इज बेसिकली फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, डेवलपमेंट इज बेसिकली हाउ मेनी पीपल आर रीडिंग न्यूज़पेपर, हाउ मेनी पीपल शिफ्ट फ्रॉम रीडिंग उर्दू टू इंग्लिश। डेवलपमेंट इज बेसिकली कि आपका मील्स का जो थी वो जो मेन्यू था वो आपका चेंज हो गया है। डेवलपमेंट इज बेसिकली आपके एजुकेशन लेवल्स चेंज हो गए। सो दैट इज समथिंग टैंजिबल व्हिच इज एक्चुअली अफेक्टिंग पीपल एट द इंडिविजुअल लेवल। ओके, वेरी गुड। अभी भी जब हम ग्रोथ से डेवलपमेंट के अंदर जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, द स्टोरी इज दैट वी आर स्टिल इग्नोरिंग वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर एनवायरनमेंट। एंड एज द टाइम पासिस बाय वी कम टूवर्ड्स 1970s, जब स्टॉकहोम के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पे वी कॉइन्ड द टर्मिनोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड वंस दैट टर्म वाज coined, then people started thinking that okay, what should be the definition of sustainable development? And when the Brundtland report came, we gave this definition of sustainable development, and sustainable development actually meant कि जी आप अपने resources को इस तरीके से इस्तेमाल करें, the present generation should use the resources in such a manner कि future generation को compromise ना करना पड़े, without compromising the needs of future generation। I have a pack of resources, मैंने उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी आपकी उन रिसोर्स को इस्तेमाल कर सके। इट्स नॉट राइट कि मैं सारी हवा ख़राब कर दूं, मैं सारा पानी ख़राब कर दूं, मैं सारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दूं और क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया, आई हैव एक्सप्लॉयटेड इट और फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ भी ना हो। द प्रॉब्लम इज़ दिस इज़ बेसिकली नोन एज द इंटर जनरेशनल इक्विटी। अब जब इंटर जनरेशनल इक्विटी आती है तो उसमें होता है कि भाई आप अपने रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि नेक्स्ट जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इशू ये है कि भाई आप अगर सब कुछ इस्तेमाल कर भी देते हैं, द प्रॉब्लम इज द फ्यूचर जनरेशन कैन नॉट टॉक। माई ग्रैंड सन कैनॉट कम एंड टेल कि जी ग्रैंडफादर यू हैव डिप्लीटेड ऑल द रिसोर्सेस बिकॉज ही इज़ नॉट हेयर एट द मोमेंट। सो यहाँ पे अब वही जो मैं बात करता हूँ, जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ गया, इक्विटी का कॉन्सेप्ट आ गया, और अब आप इक्विटी उनके साथ कर रहे हैं जो कि जनरेशन यहाँ पे है ही नहीं। सो दैट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, दैट ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, लेट्स गो बियॉन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लेट्स टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Now when we are talking about sustainability, अब sustainability में अब क्या आ जाता है, if you are looking at these 3 circles और उनकी intersection देख रहे हैं, number 1 is your environment, ठीक है। environment जहाँ पे आपका source है वहीं पे आपका sink है। हम वहाँ से दरख्त काटते हैं तो that is my source, वहाँ से मैं अपना raw material ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं उन दरख्तों को जला के पोल्यूशन करता हूँ तो वो क्या बन जाता है, कहाँ पे वो जाता है, वो वापस इन्वायरमेंट में ही जाता है। सो दैट बिकम माई सिंक। सो इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दैट इज़ वन वे। The second one is your people, that is basically your society, ठीक है, who are actually living in this environment, who are actually utilizing these resources. And the third angle comes, that is your economy. अब आपने इन resources को इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन्स की नीड भी पूरी हो और आप अपनी प्रेजेंट जनरेशन्स की नीड को भी पूरा कर सकें। सो दैट इज़ बेसिकली अब जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक आगे एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन वेलबीइंग। अब when we are talking about environmental sustainability, इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ इकोसिस्टम इंटेग्रिटी,
number 2 is carrying capacity, and number 3 is biodiversity. ठीक है, वो जो पहला जो सर्कल हमने देखा है दैट वाज योर एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट के अंदर वी टॉक अबाउट इकोसिस्टम इंटेग्रिटी. लाइक एवरीवन इज इन दिस इकोसिस्टम. ठीक है, अब इस इकोसिस्टम के अंदर क्या है, वी आर टोटली इंटीग्रेटेड. मे बी जो किसी का रॉ मटेरियल है, वो जो किसी का वो जो है फिनिश गुड है, वो मेरे लिए इनपुट है, किसी का आउटपुट मेरा इनपुट है, और हम सारे इकोसिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड हैं. लेकिन अगर मैं रिसोर्सेज को ज़्यादा मैनिपुलेट करने लग पड़ूंगा तो मे बी जो फूड चेन है या जो आपका ओवरऑल इकोसिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो बैलेंस है एनवायरनमेंट का, दैट इज़ अ नेचुरल बैलेंस. ठीक है, वाई इट इज़ नेचुरल, क्योंकि ये अल्लाह मियाँ ने सब आपकी जो इकोसिस्टम में रिसोर्सेज उन सारों को बड़े बैलेंस में रखा हुआ. अब ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, दीज प्रॉब्लम्स एक्चुअली कम बिकॉज वी डिस्टर्ब द बैलेंस. ठीक है, जितना मेरा है मैं उससे ज़्यादा लेने लग पड़ता हूँ. सो यू हैव एक्चुअली डिस्टर्ब द बैलेंस. ठीक है, अगर आपने इस बैलेंस को ख़राब कर दिया, ठीक है, देन व्हाट हैपन्स कि आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी एंड आपकी जो जस्टिस का इशू है वो क्रिएट होने लग पड़ेगा. ठीक है, सो वी कॉल इट कि जी आपने जब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखनी है तो इकोसिस्टम में इंटेग्रिटी होनी चाहिए. नंबर 2, हर इकोसिस्टम की, हर रिसोर्स की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी है. Nowadays we are having this problem of climate change, climate crisis कह लें, ग्लोबल वार्मिंग कह लें. अब क्या है कि जी अर्थ की एक कैरिंग कैपेसिटी है, एक मशीन की कैरिंग कैपेसिटी है, आपके कंप्यूटर्स पे हार्ड डिस्क की एक कैरिंग कैपेसिटी है. जब आप उसको ज़्यादा ओवरबर्डन कर देते हैं, आइदर वो क्रैश कर जाती है या वो काम करना रुक जाती है. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद रेफरेंस टू प्लैनेट अर्थ. दैट अर्थ की एक कैरिंग कैपेसिटी है, यानी जिस रेट के साथ आपके बर्थ रेट्स अब हो रहे हैं, आपके डेथ रेट्स वैसे नहीं हो रहे, क्योंकि आपने इतनी मेडिसिन क्रिएट कर दी, सारा कुछ ह्यूमन लाइव्स को आप सेव कर रहे हैं, ह्यूमन लाइव्स अब नई नई क्रिएट कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है. एंड इफ़ यू गोइंग टू एक्सीड दैट कैपेसिटी तो वो आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली योर कैरिंग कैपेसिटी. थर्ड वन इज योर बायोडाइवर्सिटी. जितने भी आपके एनिमल्स, प्लांट्स जो कि इस इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं, इफ अगर आप फॉरेस्ट को काटेंगे तो ऑब्वियसली यू कांट से कि जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देयर विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. सो देयरफॉर आपने इन तीनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट वन कम्स योर सोशल सस्टेनेबिलिटी. In social sustainability, the few pointers that we are going to discuss is basically your cultural identity. Number 2, your empowerment. Number 3, your accessibility. Number 4, your stability. And number 5 is your equity. ठीक है, अब जो आ जाता है cultural identity. Now, culture is a hybrid concept. Whatever we have studied so far, whatever we are at the moment, we weren't like this 10 years, 20 years back. We were different people. Now I'm wearing a suit, but I should be wearing a sherwani if I look out for my culture. But as I said, culture is a dynamic and a hybrid concept. You can't keep the cultures the way they are thousands of years ago because it's an evolving concept. Talk about Pakistani culture, talk about Indian culture, talk about American culture, they are not what they used to be. और वो चेंज होते रहते हैं. लेकिन कल्चर करता क्या है सोसाइटी के अंदर? दैट कल्चर इज एक्चुअली गिविंग यू एन आइडेंटिटी. जब मैं उर्दू बोलता हूँ, दैट मीन्स कि आई एम फ्रॉम साउथ एशियन, आइदर मैं मे बी इंडिया लखनऊ से हूँ, या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज माई नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू. When I'm wearing something, that gives me an identity. When I'm keeping a beard, that gives me an identity. So किसी भी form में आपको identity मिल जाती है. खाना मैं खा रहा हूँ, maybe in a Pakistani food we call it as biryani, we call it as all that kind of stuff. वो क्या है, आपके cultural identities आ जाती हैं. I think I told you. अगर नहीं तो let me share that. Whenever I go to different lectures, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जी टेल मी 4 सिंबल्स
कि जी आप अगर ये मुझे बताएं कि अगर ये 4 सिंबल हैं तो दैट में वी कैन कॉल इट एज दैट दे आर पाकिस्तानीज. एंड इंटरेस्टिंगली आई नेवर गॉट अ वेरी गुड आंसर, बिकॉज यहाँ पर लोग मजाक में उड़ा देते हैं. यहाँ लोग कहते हैं कि जी लोड शेडिंग दैट इज़ नाउ कल्चरल सिंबल. नाउ यू कैन इमेजिन कि हमारी जो यूथ है वो कितनी इसमें वो आ चुकी है कि जी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लोड शेडिंग दैट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ अ कल्चर, नॉट टू बी प्राउड ऑफ, राइट. ऑन द अदर साइड इफ़ यू आस्क कि जी और क्या हमारे कल्चर का हिस्सा है, देन वही वाली बात कि इट्स अ हाइब्रिड कल्चर. यू कांट से कि जी ये पाकिस्तानी ऑथेंटिक कल्चर है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है. ठीक है. आई वुड से कि भी अगर अमेरिकन कल्चर को देखा जाए, व्हेन आई वाज देयर तो माय प्रोफेसर वुड टीच मी कि जी दिस इज अमेरिकन कल्चर. जहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं ये यूएस में ही होगा, दिस मस्ट बी अमेरिकन. अब अमेरिकन की आइडेंटिटी 4 चीज़ों से होती है. नंबर 1 बेसबॉल, नंबर 2 शेवरलेट, नंबर 3 हॉट डॉग, एंड नंबर 4 योर कोका कोला. कहीं पे चले जाएं, you just, even though Coke is everywhere throughout the globe, we can't say Coca-Cola is part of a culture, right? Because it wasn't created for us. The product conceived in somewhere in Atlanta, USA, और वहीं से आया. बेसबॉल वहीं की है गेम, ठीक है. हॉट डॉग वहीं से आया. उसके बाद आपका शेवरलेट उन्हीं की गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग है. नाउ टेल मी, पाकिस्तान के कौन से 4 कल्चरल सिंबल्स हैं कि जहाँ पे आपको ये चीज़ें हों एंड आई वुड से यस दिस इज़ पाकिस्तान. ठीक है. नाउ दैट इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर कि व्हाट इज़ आवर कल्चरल आइडेंटिटी, एंड दैट इज़ अबाउट सोशल सस्टेनेबिलिटी. द मोमेंट हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज़ वाइप आउट हो जाएंगी तो आइदर हम क्या सारे हो जाएंगे होमोजीनियस हो जाएंगे, बट वी कैनॉट डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स. ठीक है. There are so many things that we borrow or we have क्योंकि we stayed from like thousands of years. हम इनके से hundreds कह लो, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में रहे before it was this Pak India, before the division. So a lot of things are common. But साड़ी जब भी आ जाती है कहीं पे, whenever Indians are कहीं पे आप देख लो कि whenever they want to show their culture, they would bring sari. What are you going to bring? Sherwani. There is only one Minar-e-Pakistan in the whole world. That is your cultural identity. ठीक है. So therefore, we have to find out those things because that is part of your sustainability. अगर आप अपनी social sustainability चाहते हैं कि what kind of cultural identity होनी चाहिए मेरी, right? Number 2. अगर आपने मैस्लो की नीड्स पढ़ी हुई हैं तो एंड में एक आ जाता है फ्रीडम. ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ एंड लास्ट जो उसकी हायरार्की है. तो हमें फ्रीडम उस वक्त होती है जब हमें एम्पावर किया जाए. इफ़ यू रिमेंबर योर पाकिस्तान स्टडीज़ का वो पहला इक़्तिदार है आला कि जी अल्लाह मियाँ ने हमें वो दी हुई एम्पावर किया हुआ दैट यू मेक द डिसीजंस. सोसाइटी की भी सस्टेनेबिलिटी उसी वक्त होती है वंस यू आर एम्पावर्ड टू मेक डिसीजंस. इफ यू आर गिवन दैट पावर टू मेक डिसीजन देन यू हैव फ्रीडम. अगर मैं आपको सारी चीजें दे दूं, लाइक यू हैव हेल्थ, यू हैव वेल्थ, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर, यू हैव लॉट्स ऑफ जिसे कहते हैं फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, बट यू कांट मेक डिसीजंस. You have always to ask me. It's just obey and comply. And believe me, you would say, I am a slave. I don't have freedom. और freedom उस वक्त आपको मिलती है जब आपको empower किया जाता है. अल्लाह मियाँ ने हमें empower किया हुआ है that okay, I give you this planet, you live here, you make your decisions, and you have your own right that what is right, what is wrong, and you decide. And we always make the wrong choices. ठीक है. सो इन सोसाइटी के अंदर जब भी हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली कि आई हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस. आई एम नॉट वो जिसे कहते हैं अ स्लेव. नंबर 3, अगर आप किसी सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी देखना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली कि कितनी एक्सेस है, एक्सेसिबिलिटी. ठीक है. इफ आई एम अनएबल टू एक्सेस थिंग्स,
and those things can be your it can be accessibility, can be in terms of your friends, accessibility in terms of the resources, accessibility can be in terms of your power, accessibility can be in terms of the information. अगर ये चीज़ें नहीं है तब भी सोसाइटी क्या है, सस्टेनेबल नहीं है. एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यही है कि अगर कोई आदमी वहाँ पे किसी केव में रह रहा हो फॉर सो मेनी ईयर्स, उसको किसी चीज़ की एक्सेस ना दी जाए, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सोशल एनिमल. जब आप whenever we commit crime, what are you doing? आप उनको सोसाइटी से दूर ले जाते हैं, कन्फाइनमेंट में रख देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाते हैं. इट्स एन अजम्पशन, कुछ नहीं भी ठीक होता है, बट इट्स एन अजम्पशन कि जी वंस दे आर केज्ड, क्या आप उनको करते हो, आप उनकी सोशली उनको इंक्लूजन से बाहर ले जाते हैं. ठीक है, दे आर नॉट सोशली इंक्लूडेड. और वो किसी सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक्सेस दी जाए इन सारी चीज़ों की. सो अगर आपसे इन सारी चीज़ों की एक्सेस ले ली जाए, सोसाइटी नहीं सस्टेनेबल होगी. देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड बैक इन यूएस, एंड शी वाज अ फेसबुक, वो जिसे कहते हैं ना मैनियाक, 24 hours on Facebook, and everything was on the Facebook. She was a walking Facebook. One day what happened कि friends भी उसके पास को 50,000 तक के कहाँ तक उसके चले गए. And one day what happened that somehow her account got hacked और सब friends delete हो गए. Can you believe it? For 3 days she went in the state of depression and she had to take medicines. She had to go to a psychiatrist just because उसको socially जितनी वो involved थी उसको बिल्कुल isolation में, उसको लगा कि मैं बिल्कुल अब अलहदा हो गई हूँ दुनिया से. ठीक है, she has made virtual world as a part of her, but she left alone and she went into the state of depression. So किसी से उसकी access ले ली जाए, and you can do that social experiment very easily कि जी अगर मैं आप लोगों से आपके iPhones या आपके phone has become part of your body right now. The first thing you will do when leaving the house is not your वो कहते हैं इसको car keys. The first thing you will pick is not your watch. It's basically your phone, because we feel कि okay it is part of our body और हमारे पास ये होना चाहिए ये tool. अगर आपसे ले लिया जाए, you will feel incomplete. आपकी access अगर नहीं है, you will feel that. Now when we go to the restaurants, the first thing we ask to people is कि जी वो internet का password क्या है? But you are here to have food. You are not here to chat. You are not here to do anything. The phones should be placed at the side. But no. Accessibility. Access में होना चाहिए. Is our society the same what we used to be 10 years back? जब अभी मोबाइल्स का स्मार्टफोन्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था? The answer would be yes or no. We are now different. हमारा कल्चर क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है. The same people who would resist कि बेटा मैंने नहीं ये स्मार्टफोन यूज़ करना because I am not used to it, मुझे बटनों वाला ही अच्छा लगता है, ख़त्म होगी. Now the same old people are now carrying iPhones, Samsungs, Qs and all that. ठीक है? So therefore culture change होता रहता है. Then comes आपकी society के अंदर क्या होनी चाहिए? Stability होनी चाहिए. If we are talking about a stable, वो जिसे कहते हैं ना stability को अगर हम define करें, कोई rapid changes ना आए. It should be very much not linear हम कह नहीं सकते, it should be close to linearity. जितने ज़्यादा सोसाइटी के अंदर चेंजेस आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी. इट इज़ नॉट सस्टेनेबल देन. और लास्ट हम क्या बात करते हैं, एक तो होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी. आपकी सोसाइटी उस वक्त सस्टेनेबल है व्हेन देयर इज इक्विटी इनटू इट. ठीक है, सो दीज 5 points leads you towards social sustainability. पिछला हमने कवर किया environmental sustainability. Now it covers your social sustainability. Then comes your economic sustainability. ठीक है, अब economic sustainability के अंदर 4 हमारे points हैं. Number 1 is your growth, number 2 is your development, number 3 is your productivity, and number 4 is your trickle down. Growth हमने बताया.
ग्रोथ को यूजली मेजर करने के लिए एक ही पैरामीटर है एंड दैट इज़ योर जीडीपी या जीएनपी, कि जी कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सो जीडीपी आप ले लेते हैं या आप जीएनपी ले लेते हैं टू मेजर द ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, किसी सोसाइटी की ग्रोथ देख लें, किसी एक और इकोनॉमी की ग्रोथ लेते हैं, फिर हम ग्रोथ रेट्स को मेजर कर लेते हैं एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मेजर। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, ठीक है, इफ इट हैज़ बीन अ स्टैग्नेंट वन, सो दैन इट मीन्स कि जी इकोनॉमी ठीक नहीं है। यू नीड टू मेक सम स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशंस। ऑन द अदर साइड अगर आप ये देखते हैं दैट 90s इरशाद हुसैन साहब कहते हैं, हु इज़ राइट नाउ द IBA कराची के जो डायरेक्टर हैं, अर्लियर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वो गवर्नर भी थे। सो व्हाट ही वुड से इज़ दैट 1990s वाज अ लॉस्ट डेकेड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, आपकी गवर्नमेंट्स टॉपलिंग हो रही थी, गवर्नमेंट्स चेंज हो रही थी आफ्टर 88 इलेक्शंस, आफ्टर ज़ियाउल हक रजीम। जैसे ही आपके हुआ, आपकी 4 साइमल्टेनियस गवर्नमेंट्स आपकी चेंज हो जाती थी, पॉलिसीज़ कोई सस्टेनेबल नहीं थी, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी एंड व्हाट यू कॉल इट एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड यू कॉल इट एज द लॉस्ट डेकेड। 10 साल आपके ज़ाया हो गए। क्यों? क्योंकि आपको उसमें ग्रोथ नज़र नहीं आती। 60s को देख लो, इफ़ यू लुक एट दिस 1960s अयूब खान एरा, गोल्डन ईयर्स, ग्रोथ हो रही है आपके। सो ग्रोथ इज़ अ पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। Then comes your development. Development is more of a tangible concept, जहाँ पे हम GDP per capita देखते हैं, जहाँ पे हम एक और concept लेके आए जो कि हमारे महबूबुल हक साहब ने दिया, that was basically the HDI, Human Development Index. Human Development Index के भी you are not looking into just एक growth को ना आप देखें, अगर आपने economic sustainability देखनी है, आपने देखना है कि लोगों को कितनी चीज़ें मिल रही हैं, और उसमें basic क्या है, आपकी health, आपकी एजुकेशन और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एवरी ईयर UNDP रिपोर्ट निकालता है अबाउट योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड दे एक्चुअली टेल यू कि जी आपने उसको किस तरीके से देखना है, मेजर करना है। एंड यूजली ऑलमोस्ट फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स आपकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ऑल दीज कंट्रीज़, दे ऑलवेज कम ऑन द टॉप, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। देन कम्स योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को जब हम मेजर करते हैं, जो हमने कॉमन छोटे होते से फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। एफिशिएंसी भी यही देख रहे होते हैं, बट प्रोडक्टिविटीज़ के आप कितने प्रोडक्टिव हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ योर इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ योर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। एंड देन the last point that we want to discuss is basically your trickle down. कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, तो वो जो फ्रूट्स हैं वो टॉप पे ना रहें, दे शुड कम एट द बॉटम। Now that has been also controversial. अगर आप पाकिस्तान को देखें इन 1960s में, ठीक है, 1960s our thesis of growth was कि जी आप inequality क्रिएट करें तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ग्रोथ आपकी होगी। एंड इसको हम कहते हैं यूटिलिटी सेल्फिशनेस। यूटिलिटी सेल्फिशनेस वाज बेसिकली, महबूबुल हक साहब ने भी यही कहा कि जी 25 फैमिलीज़ आपकी पावरफुल हैं जो कि पाकिस्तान को रूल कर रही हैं, और इनको अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेवलपमेंट होगी। द रीज़न बीइंग कि भी जितनी ज़्यादा आप रिच को करते हो, पैसे देते हो, तो हिज एक्शन विल बी कि ही विल री इन्वेस्ट, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर पुअर को करोगे तो वो एक्सपेंडिचर्स करेगा, वो सिर्फ पैसे खर्च देगा। सो दैट्स इट्स बेटर कि जी आप रिच को कर दो, तो इनइक्वालिटी क्रिएट करें। Similarly, there was a Harvard professor, and he was commissioned by the Planning Commission. I'm talking about 1960s, 70s की बात कर रहा हूँ। गुस्ताव पैपनिक, वो भी यही बात करता था कि जी inequality से growth आपकी होती है, inequality creates growth. But लेटर ऑन जब हम 70s के बाद आते हैं, 80s, 90s, जैसे जैसे आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स भी चेंज हो रही है, डेमोक्रेटिक होती जा रही है, अकाउंटेबिलिटी आती जा रही है, नई गवर्नेंस आती जा रही है, सो दैट व्हाट मेक्स इट मोर एंड मोर
कि जी इट्स नॉट इनइक्वालिटी, लेट्स गो फॉर इक्विटी, लेट्स गो फॉर इक्वालिटी। और जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं या जो फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ हैं वो क्या होने चाहिए, ट्रिकल डाउन होने चाहिए। इफ दे आर नॉट गोइंग टू ट्रिकल डाउन देन देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दैट काइंड ऑफ growth. So we covered environmental sustainability, we covered social sustainability, and we covered economic sustainability. अब आ जाती है कि what exactly, जब हम sustainability में इन चीज़ों को देखा तो what exactly is your green supply chain. अब green supply chain को हम क्या करते हैं, we have to integrate environmental thinking into supply chain management, including अब आप जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सीड टू स्मोक, फ्रॉम योर रॉ मटेरियल RM से लेकर टिल योर एंड यूजर, हमने क्या उसके अंदर एक जनरेट करनी है, वी हैव टू जनरेट आवर एनवायरमेंटल थिंकिंग। अब इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल थिंकिंग इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, इवन योर प्रोडक्ट डिजाइन, कहाँ से आप मटेरियल को सोर्स कर रहे हैं, कौन से आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज किए हैं, किस तरह आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, और उसके बाद आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ फिनिश्ड इट्स यूजफुल लाइफ, जैसे ही उसने अपनी यूजफुल लाइफ ख़त्म कर दी है तो उसके बाद उसकी जो रिसाइकलिंग है वो कैसे होगी, या उसका जो डिफ्यूजन है वो कैसे होगी। ठीक है, अब इस सारे में आप कौन सी थिंकिंग ले आए, ग्रीन अगर आप करना चाहते हैं तो इस सारे में आप एनवायरमेंटल थिंकिंग ले आए कि हाउ एनवायरमेंटल फ्रेंडली इज़ योर प्रोडक्ट। अगर हम if we bring about these changes, जो हमारी रेगुलर सप्लाई चेन्स चल रही हैं उसके अंदर हम एनवायरमेंटल थिंकिंग लेके आए कि जी रॉ मटेरियल हमने कैसे करना है। स्विट्जरलैंड के अंदर फॉर एग्जांपल नेस्ले ने क्या किया है कि वो जो कोका बीन्स होते हैं वो फेयर ट्रेड के आते हैं, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए। उसके बाद आपके जो प्रोसेसेस हैं वो ग्रीन होने चाहिए, इन अ सेंस दैट दे आर लुकिंग इनटू कि जी आपकी जो सप्लाई चेन में जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं वो ग्रीन हो, ग्रीन इन द सेंस कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मींस कि कम कार्बन एमिशंस हो, एनवायरनमेंट को ऐसा जितना हर्ट ना करते हो। तो जब हम ये वाली चीज़ लेके आए, सो दैट इज बेसिकली योर ग्रीन सप्लाई चेन। अब does that mean that we are violating the traditional supply chain? No, it's not. It involves traditional supply chain management processes where practices that integrate environmental aspects such as natural resource conservation या natural resource management कह लें, limiting on pollution, recycling used products and so on। जब आप environmental thinking लेके आ रहे हैं कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ is it environmental friendly or not। अब एक और बड़ा easy तरीका है कि गिवन कि इस किस्म का है तो कंपनीज ने क्या किया है, कंपनीज ने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। जिस तरह ISO 9000 है, दैट इज बेसिकली द क्वालिटी स्टैंडर्ड। सिमिलरली ISO 14000 आ जाता है, दैट इज द एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स। कि जी आपने अगर ISO 14000 स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, इट बेसिकली मीन्स कि मेरा जो प्रोडक्ट है दैट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब आ जाता है कि हाउ वी bring value in your supply chain by adding up or by including the concept of your green supply chain। अब जो है पॉइंट वो है कि green supply chain leverages the role of environment in supply chain value creation। कि आपकी जो वैल्यू है आपकी supply chain की वो ज़्यादा बढ़ जाती है with the inclusion of your green supply chains। कैसे? Let's see। As green supply chain programs are implemented, so what are the impacts on our stakeholders in trust? That comes to the level कि जी हमारे पहले बार जो हमारा पहला stakeholder होता है that is your employee. Employee feels good about it. They are satisfied कि जी हम जो काम कर रहे हैं we are not hurting any environment, we are not doing anything irrelevant that is against the environment. We are not creating pollution. For example, Shell ऑयल कंपनी बट जितनी वो पोल्यूशन क्रिएट करता है सो एम्प्लॉयज डू फील बैड अबाउट इट। ठीक है, देन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज अचीव्ड। ठीक है, अभी जो हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में जब इकोसिस्टम बैलेंस की, उसके बाद आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी उसकी हम बात कैसे दैट एक्चुअली गेट्स achieved।
एंड देन आपकी जो कम्युनिटी होती है, जो कम्युनिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल पीपल हु आर रिजाइडिंग नियर बाय योर फैक्ट्री, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली योर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। अब वहां से आपका सेकंड क्या आ जाता है कि जो टैंजिबल आउटकम्स हैं वो ये हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। Now that is a very interesting scenario. कुछ लोग समझते हैं कि by going green what happens कि हमारी जो environmental, हमारी जो profitability है that actually reduces. That's not the case. What we did was कि I conducted one research a year back. अब उसके अंदर हमने क्या देखा that कंपनीज क्या होती हैं, वायलेशंस करती हैं, इन्वायरमेंटल वायलेशंस। दैट कैन बी द कंपनीज इन लेदर टैनरीज कसूर के अंदर, और दैट कैन बी द टेक्सटाइल फर्म्स इन फैसलाबाद, और देयर कैन बी अनदर क्लस्टर ऑफ कंपनीज जो कि इंडस्ट्रीज जो कि इकट्ठे काम कर रही हैं, तो वो इन्वायरमेंटल वायलेशंस करती हैं। अब जैसे जैसे इन्वायरमेंटल वायलेशंस ज़्यादा हो रही हैं, उसके एट पार एक और भी होता है कि कुछ कंट्री, कुछ जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, दे टेक वेरी सीरियस नोट एंड दे ट्राई टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स। ISO 14000 सर्टिफिकेशन ले लेंगी, उसके बाद अपने आप को इन्वायरमेंटली वो जो उसने शुरू में मिस्टेक्स की उनको रिमूव करती हैं, और ऑटोमेटिकली एज दे आर डूइंग इट, so they are actually becoming environmental friendly, they are becoming green companies. अब हमने क्या किया, हमने जैसे जैसे जो जो वायलेशंस करता था, ठीक है, जैसे कंपनीज वायलेशन कर रही हैं, उनको हम क्या करते थे, उनकी हम स्टॉक वैल्यू देख लेते थे। अब कंज्यूमर जो है या पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग स्टॉक्स, इट वाज वेरी जैसे कहते हैं पता नहीं था पहले। अब जैसे जैसे एक स्टॉक की वायलेशन होती है अगर, ठीक है, इफ द स्टॉक इज हैविंग अ वायलेशन, इन्वायरमेंटल वायलेशन, तो उसकी स्टॉक की वैल्यू क्या होती थी, गिरने लग पड़ती थी। यानी लोग इतने सेंसिटाइज हैं दैट इफ अ कंपनी इज मेकिंग बैड, वो जैसे कहते हैं ना, वो बैड डिसीजंस एंड इट्स नॉट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, उसके एनवायरमेंटल स्टॉक्स की वैल्यू कम हो जाती है, और कंपनीज हु आर बिकमिंग ग्रीन, उनकी जो स्टॉक वैल्यू की वैल्यू है वो बढ़ने लग पड़ी। Now that is कि जी जैसे जैसे आपकी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, तो वैसे वैसे आपकी मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज हो रही है, एंड इन दिस वे व्हाट हैपेंस कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। वी नेवर रियलाइज कि जितनी ज्यादा एनवायरमेंटल वायलेशंस हैं किसी कंपनी की, उतनी ज्यादा उसकी स्टॉक वैल्यू कम हो जाती है, एंड दिस हैज बीन प्रूवन इन साउथ कोरिया आल्सो। साउथ कोरियन फर्म्स के ऊपर भी ये हुआ, एंड दैट्स व्हाट वी डिड ऑन पाकिस्तानी फर्म्स आल्सो। अब आप जैसे ही वो करते हैं, आपकी एसेट यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है, यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग मोर रिसोर्सेज इन अ बेटर वे। उसके बाद आपका सर्विस लेवल इम्प्रूव हो जाता है। अब इसके इनटैंजिबल ड्राइवर्स क्या हैं इस ग्रीन सप्लाई चेन के? नंबर 1, कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाती है, customers start feeling responsible कि we let's go for companies who are green, they because customers are responsible. Number 2, आपकी कंपनी की reputation increase हो जाती है. Number 3, it is a continuous process, it keeps on improving. Then हमने ये भी देखा रिसर्च में that जैसे ही एक कंपनी ग्रीन होती है और उसके ये tangible results आ रहे होते हैं, उसके साथ दूसरी जो छोटी कंपनीज होती हैं या कंपनीज who are interested इन बीइंग ग्रीन, वो क्या हो जाता है, अपने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाने लग पड़ते हैं, यानी आपकी ग्रोथ ज्यादा होने लग पड़ती है. उसके बाद वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी. आप जैसे जैसे ग्रीन हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है. Last but not the least, the point that comes in the intangible drivers is basically a technology. When we are going for better greening a company, what exactly it means is that we are improving our technology. We are going for better technology. So therefore, that is one of the pointers when we talk about intangible benefits or intangible driver होता है जब हम green supply chain की बात करते हैं. Last में ये जितने भी factors हैं, tangibles and intangibles, they accumulate and they add value to your supply chain. Now, green supply chain operations by employing an environmental solution. कुछ क्या क्या करते हैं? नंबर 1, इट इम्प्रूव्स एजिलिटी. एजिलिटी क्या करता है कि जी जल्दी जल्दी
आपकी इनोवेशंस हो रही होती हैं आपकी कंपनी के अंदर, जो रिस्क्स होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, उसको मिटिगेट करता है, उसको एज सच कम कर देता है। देन ग्रीन सप्लाई चेन्स इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी, आप अडेप्ट करने लग पड़ते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। दे लीड टू इनोवेटिव प्रोसेसेस, और आपके जो प्रोसेसेस में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। देन इट प्रमोट्स अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या करता है कि जी इट इन्वॉल्व्स निगोशिएटिंग पॉलिसीज विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, यानी आपका सप्लायर्स इस साइड पे हैं, कस्टमर्स इस साइड पे हैं, उनके दरमियान क्या होता है, वो जो बैरियर्स होते हैं वो खत्म कर देता है, विच रिजल्ट्स बेटर अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स। अब क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी सप्लाई चेन की एक्टिविटीज हैं दैट एक्चुअली इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। नंबर वन इज योर प्रोडक्शन, कि whenever you are doing production it actually hurt the environment. Number two is your packaging, किस किस्म का आप मटेरियल यूज कर रहे हैं in terms of packaging. A very common example is ये जो polythene bags होते हैं, जिनको आप shopper bags कहते हैं, you can keep them in those you can like bury them in earth for years and the structure remains the same. So you can imagine कि जी कितना environment को hurt करते हैं when these byproducts become the sink. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, कैसी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, अगर आप ज़्यादा ट्रक्स यूज़ करते हैं तो यू आर एडिंग मोर टू द कार्बन एमिशंस। फिर अगर आप सोर्सिंग कर रहे हैं, किस किस्म से, कैसे आप सोर्सिंग कर रहे हैं, कहाँ से, कौन कौन से आपके सप्लायर्स हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ सप्लायर्स, किस किस्म के वो किन प्रोसेसेस के साथ अपना रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आपकी लोकेशंस ऑफ फैसिलिटीज़, कि जी अगर आपकी लोकेशन फैसिलिटी बहुत दूर है तो यू ऑल्सो हैव टू हैव अ लॉन्गर कवर, लॉन्गर डिस्टेंस। तो अगर करीब है तो ऑब्वियसली वो कम डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है। वही वाली बात आ गई डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द रिसाइकलिंग, और एंड में आपका आ जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइन। इन सारे एरियाज़ के अंदर आपकी सप्लाई चेन काम करती है अगर आप उसको ग्रीन करना चाहें, अदरवाइज दैट इज ऑब्वियसली योर ग्रीन सप्लाई चेन। अब ग्रीन सप्लाई चेन के अंदर हमारी है कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उन प्रैक्टिसेस में क्या हुआ है कि जी Xerox, very famous company, what it does is that it manufacture their own products for secondary maker, ठीक है। Canon और Kodak क्या करता है, वो जो आपके पार्ट्स जो होते हैं उनको रीयूज करता है, वंस दे प्रोडक्ट अपनी लाइफ पूरी कर रहे थे दोबारा फिर से उसको सही करके दे रीयूज इट। एक्साइड बैटरीज का आपने नाम सुना होगा। एक्साइड यूज देयर स्मेल्टिंग प्लांट टू रिसाइकल बैटरीज इन इंडिया। And the last one is usage of reusable plastic shipping containers. आप उनको दोबारा फिर यूज करते हैं। ये हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि सप्लाई चेन को ग्रीन करते हैं। अगर आप डिफरेंट देखें, एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर Xerox का मैंने एग्जांपल दिया, फिर Canon और उसने भी अपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फिर जनाब आपकी जो एक्साइड है दे आर यूजिंग, उसके बाद आप शिप कंटेनर्स को अगर यूज करें तो ये आ जाता है, ठीक है। नाउ सोर्सिंग के अंदर देयर आर सर्टेन इश्यूज जब कहीं से सोर्सेज कर रहे होते हैं। अब सोर्सिंग में सबसे पहला आता है कि जी आपका जो प्रोसेस है वो क्या हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस हो। फॉर एग्जांपल अब जो नेस्ले कहता है जी मेरी जो चॉकलेट के लिए जो कोका बीन्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्विट्जरलैंड, वो क्या होने चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने चाहिए, यानी कोई ऐसे ऑर्गेनिक होने चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो जो कि एनवायरमेंट को हर्ट करती हो। उसके बाद आपका पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, देन आपको कोई सर्टिफिकेशन अगर चाहिए, एज ए टॉक्ड अबाउट ISO 14000 सर्टिफिकेशन। फिर आपने एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म रखा हुआ है, और उसके बाद जो आपके वेंडर्स हैं उनको भी तो आपने देखना ना। इफ आई से आई एम ग्रीन तो इसका मतलब है मेरे सप्लायर्स भी ग्रीन हैं, तो उनके लिए भी हमने क्या करना है, उनकी भी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए हमने रखा हुआ है। सो दैट इज इशूज इन ट्रांसपोर्ट सोर्सिंग। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं कि जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रीन और इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली अनहेल्दी। उसके बाद आउटसोर्सिंग टू द नियरेस्ट सप्लायर, यू रादर डूइंग इट इन सम अदर सिटी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो और एमिशन ज़्यादा हो, तो आप सबसे करीबी वो जो है सप्लायर के साथ आप कॉन्टैक्ट रखते हैं। देन हाउ यू आर मेंटेनिंग योर व्हीकल्स, हाउ यू आर मेंटेनिंग योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। उसके बाद आपने राउट्स ऐसे रखे हुए हैं विच आर स्मॉलर, जितना कम आपका रास्ता होगा उतनी कम आपकी कार्बन एमिशंस होती हैं, और आपने शेड्यूल ऐसे रखा हुआ है कि जी उस टाइम पे ट्रैफिक कंजेशन कम हो, उस टाइम पे आपकी ट्रैफिक फ्लो नॉर्मल हो,
एंड सिनर्जी एंड सेव ऑन एनवायरनमेंट विद शेयर्ड रिसोर्सेज। और आप एनवायरनमेंट को ऐसे यूज़ करें कि दैट इज़ बेसिकली आप रिसोर्सेज क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। अब आपके नेटवर्क डिज़ाइन के भी अंदर कुछ इश्यूज होते हैं नेटवर्क डिज़ाइन में कि जी आपकी को लोकेशन कैसी है, को प्रोसेसिंग आप कर लें, उसके बाद ऑप्टिमल लोकेशन हो, उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड लोकेशन एंड नॉन कैपिटल इंटेंसिव फैसिलिटीज़ हो। उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर क्या हो कि ऐसा डिज़ाइन हो जो कि दोबारा फिर से रीमैन्युफैक्चर हो सके। उसके बाद ऐसा डिज़ाइन हो कि जो कि रिसाइकल हो सके और ईजिली डिस्पोज हो सके। एंड देन डिज़ाइन विद रिसाइकल्ड एंड वेस्ट मटीरियल्स, कि इस तरीके से आप उसको रिसाइकल करते हैं कि इट कैन बी रिसाइकल्ड एंड इट कैन बी रिसाइकल्ड विद द वेस्ट मटीरियल्स। नाउ व्हाट आर द इश्यूज in terms of your disposable and recycle? हम कहते हैं ना हमें 3 R's की फिलॉसफी पे चलना चाहिए, recycle, reduce and recycle, reduce and reuse. These are the 3 R's. एक बड़ा कॉमन सा वो ऑफिस में उन्होंने करना शुरू किया। इफ़ यू रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी बड़ी बड़ी बास्केट्स आपको दी जाती थी टू थ्रो योर वेस्ट। ऑटोमेटिकली अब क्या आ गया कि जी अब अगर आपने देखा है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, कि अब कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर वो जो बास्केट्स होती हैं वो बहुत छोटी उन्होंने कर दी हैं। तो जितना छोटा होता है यू आर वेरी केयरफुल कि यार इसमें तो पूरा आने नहीं गंद, तो गंद डालते ही नहीं है। अगर आपके सामने बास्केट बड़ी पड़ी हुई है and you are actually throwing the stuff over there, so that actually means कि जी you are creating more वो जिसे कहते हैं clutter, you are creating more वो जिसे कहते हैं stuff for wastage। अगर आपको wastage का डंप ही अगर छोटा है तो आप कम गंद डालेंगे। that is a behavioral perspective। अब डिस्पोजेबल और रिसाइकलिंग के अंदर क्या आ जाता है, रीडिज़ाइन ऑफ नेटवर्क एंड कलेक्शन और डिस्पोजल। ठीक है ना, आप उसका नेटवर्क डिज़ाइन उसका चेंज कर देते हैं। क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन, ओपन एंडेड ना हो कि आपको पता हो कि जब आपके प्रोडक्ट्स वो डिस्पोज ऑफ होते हैं फिर उन्होंने कहाँ पे जाना है। सो मेक इट एज अ क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन। उसके बाद हाउ यू आर डूइंग द हैंडलिंग एंड स्टोरेज। देयर इज लॉट ऑफ वेस्टेज इन स्टोरेज। जो चीज़ नहीं है आप इस्तेमाल करते वो आप स्टोरेज में डाल देते हैं। ठीक है, सो इस वजह से स्टोरेज आपका इंतहाई मुझे कहते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग यूज्ड। उसके बाद लोकेशन ऑफ रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। नाउ इफ द रिसाइकलिंग इज वेरी फार, ठीक है, फैसिलिटीज वेरी फार, तो क्या होता है दैट पीपल डोंट, कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड कि भी इतनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में करके वहाँ पर रिसाइकिल करना चाहो। सो ऑलवेज कीप द रिसाइकलिंग फैसिलिटी नियर योर प्लांट ताकि वहीं पे आपका हो जाए। यूएस के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो आप प्लास्टिक बॉटल्स या ग्लास की बॉटल्स जब आप यूज़ करते हैं, सो व्हाट ये कैंस भी होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स भी होती हैं। कैंस का मुझे टिपिकली ये पता है कि उन्होंने रिसाइकलिंग मशीन्स रखी हुई हैं। अब रिसाइकलिंग मशीन्स वो क्या करती हैं कि आपने कैन यूज़ किया और कैन आपने पी लिया। पाकिस्तान के अंदर व्हाट वी डू इज दैट वी जस्ट थ्रो द कैन टू द गार्बेज। ठीक है, अब यूएस के अंदर वो क्या करते हैं, पीपल सेव दोज कैंस और उन्हें बड़े बड़े जो वंस दे आर बैक ऑन द, जब ग्रोसरी शॉपिंग करने आते हैं तो उन्हें बड़े बड़े ना वो थैले पकड़े होते हैं एंड दे हैव दीज कैंस। अब वहाँ पे क्या होता है कि हर स्टोर के बाहर उन्होंने रिसाइकलिंग का एक रखा होता है एंड व्हाट द मशीन डज इज कि जितने आप कैंस करते हैं उसको स्कैन करता रहता है और जितने आप स्कैन करते हो आई थिंक इस पे आप यू गेट मनी। Now what they have done is that they have provided an incentive कि भी अगर आप कैंस को फेंकोगे नहीं और अगर आप कैंस को properly recycle करोगे you will get some money. Now every वो consumer वो क्या करता है, उन्होंने अपने घरों में क्या किया हुआ, उन्होंने वो कंपार्टमेंट्स किए होते हैं कि भी यहाँ पे कैंस हम फेंकेंगे, यहाँ पे बॉटल्स फेंकेंगे, यहाँ पे ये काम करेंगे, यहाँ पे ये काम करेंगे, सो दैट आपका जो वेस्ट होता है वो वहीं पे रिसाइकलिंग के लिए चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल किसी के कुछ वो फर्टिलाइज़र बना रहे होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, कुछ कैंस वो वहाँ पे ले जाते हैं। सो 90% वो जो आपका जो वेस्ट होता है वो वेस्ट एक्चुअली नहीं हो रहा था, वो आगे किसी और प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। So at a community level we need to create an incentive where people know कि भी अगर ये वो recycling कर रहे हैं इसका कोई benefit है। Now that benefit can be intangible and that benefit can be tangible also. Tangible in terms of कि जी पैसे आपको मिलते हैं once you are recycling these cans and if I think that can be done in Pakistan, I'm sure that
it creates spirit, it creates an incentive for consumers in Pakistan to actually save, to actually not to waste these cans. आप 45-50 rupees का एक can लेते हैं and then you just throw it. It doesn't make sense. So it's better कि जी आप उस can को recycle करें and then you can use it for some productive. कितना मिल जाएगा? Maybe अगर आप इस पे वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, it's just 1 cent or something like that. लेकिन accumulate आप करें, आप एक if you see के 30 days के अंदर आप कितना consume करते हैं, तो you can easily imagine के you can get like $5-8 वहाँ पे $15 भी लोगों को मिला करते थे, ठीक है? And it's just that you are just consumer, you are saving those cans for the recycling. Then comes कि आपकी जो recovery portion of materials and components, कि जी आपने एक portion है जहाँ पे इनको आप recover करते हैं, उसके बाद आपका जो work design है वो इंतहाई economical हो. जब आप work design places को जब आप economical रखते हैं, that actually helps you in terms of स्पेस की यूटिलाइजेशन आपकी कम हो जाती है. जितना आप ज़्यादा स्पेशियस बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर आपके रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, लाइट आपकी ज़्यादा लगेगी एंड एवरीथिंग. दैट्स व्हाट यू हैव सीन कि अगर आप अमेरिकन वर्क प्लेसेस देखें तो उन्होंने एक ही कमरे में 5-5, 10-10 बंदे बिठाए होते हैं बाय द स्मार्ट स्पेसिंग. स्मार्ट स्पेसिंग में क्या कर देते हैं कि जी आपको छोटे छोटे केबल्स बना लिया, आपको थोड़ी प्रिवेसी दे दी एंड यू कैन एक्चुअली वर्क विद इट. सो आपने अपना नेटवर्क डिज़ाइन ऐसा बनाना है. And many reverse networks are also the informal networks. Now, ladies and gentlemen, what is exactly the road to your sustainability? Now, road to sustainability is investigate where your company can conserve resources and compose strategic sources and supplier engagement. कि आपने खुद देखना होता है, you have to analyze your gaps कि भी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, वेस्टेज कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में वेस्ट हो रहे हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली फाइंड इट स्ट्रेटेजिकली कि आपने इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है. देन engage your employees as champions of the effort. As I said, कितने ही आप प्रोसीजर्स बना लें, जब तक आप पीपल को इन्वॉल्व नहीं करते, your no campaign is going to be successful. और एक और अलमिया ये है that, and it's not over here in Pakistan, I'm sure that my experience, it happens in West also. When you start blaming people that they are doing it, so they are not going to correct it. ठीक है, हमारे यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि हम सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स को ही वो करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं that they are actually the problem makers. Yes, they are right, but they are also the problem solvers. अगर मैंने एक मेस क्रिएट की है तो मैंने ही उस मेस से निकलना है, कोई और आके नहीं आके उस मेस को साफ करेगा. So do not point fingers when you say that you people are the problem makers. Tell them you people are the problem solvers and you will see the change. हम climate change को रोए बैठे हैं कि जी ओके humans are to be blamed for climate change, but humans are there to solve the climate change too. And you can also say humans are the real solution. They can actually solve this problem of climate change and it will happen, right? So engage करें अपने employees को. Then comes implement conservation measures throughout operations and facilities, improve efficiency of the site operations, balance the economies of stock levels, service and order quantities. अब आप देखेंगे प्रोसेस से लेके डिलीवरी सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के ये आपके सारे डिसीजन एरियाज हैं where we can actually make a difference in terms of our green sustainability, in terms of our making our offices green. A very interesting incident happened while I was conducting a training. I won't name the organization because it's a well-known organization, and I was covering the same topic on green sustainability, and I did I run one question to my participants, and I said, okay, what do you think about green supply chain? या आप किस तरीके से green supply chain की बात करते हैं? And this guy, he was a foreign graduate. And I'll tell you why I'm mentioning about the foreign graduate. So what he said was that yes, my organization XYZ is
is a green organization. I said, why, what initiatives you have taken in terms of being green? उसने कहा जी हमने वो ग्रीन डस्टबिन्स बाहर रख दिए हैं और हमने दीवारों का पेंट ग्रीन कर दिया है. Now this was the answer coming from a person who is in the supply chain department and who is having this view on supply chain. Now if you think कि जी इस तरीके से अगर आपकी ग्रीन सप्लाई चेन बनती है, so that is a complete wrong thinking. Now I tell you why I used foreign, क्योंकि उसने बाहर भी ग्रीन सप्लाई चेन्स पे काम किया था. Now you can understand कि हम जब वर्ड ग्रीन यूज करते हैं, दिस डजंट मीन कि आपने दीवारों को बस पेंट ग्रीन कर देना या आपने कुछ डस्टबिन रख लेना. If you remember the website, if you remember the definition which I talked about green, green is basically the environmental thinking कि जो प्रोडक्शन के अंदर, डिलीवरी के अंदर, कंज्यूमर के अंदर, सप्लायर्स के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, आपने उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट लेके आना है दैट ओके वी आर ग्रीन. We are actually talking about our processes which are environmental friendly, which leads to sustainability. We are not hurting the resources of future generations. ये जो हम वो जो करते हैं ना एक्शंस हमारे होते हैं, शेल क्या करता है कि जी आपने एक साइड पे पोल्यूशंस कमाल की कर रहा है, दूसरी साइड पे गार्डन बना दिया, पार्क बना दिया. Now is this green supply chain? No, it's not. ठीक है, आपने अपनी प्रोक्योरमेंट को देखना है, आपने अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशंस देखना है कि हाउ यू कैन गो ग्रीन. एक मूवमेंट स्टार्ट हुई अपनी एनजीओज के अंदर एंड व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज दैट दे स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स. ठीक है, कि मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, मैंने कितनी कार्बन एमिशंस की हैं, वो कार्बन ट्रैकर होता है. यूनिवर्सिटीज ने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कैलकुलेट, यानी जब मैं बात करता हूँ कि जी कार्बन एमिशंस, लेट्स ड्रॉप द कार्बन एमिशंस, पहले मुझे पता तो मैं करता कितना हूँ. ठीक है, हाउ मेनी कार्बन एमिशंस आई एम एमिटिंग. वंस आई हैव दैट नंबर देन आई हैव टू रिड्यूस इट. लेकिन यू कैन इमेजिन अब इस वक्त कार्बन कैलकुलेटर्स हैं, दैट इज सो सिंपल, आपको अपना भी कार्बन एमिशन पता होना चाहिए. एंड वी डोंट नो, एंड देन वी से वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. The first assignment that I give to my students who are taking climate economics, that is कि जी आप अपना carbon footprint calculate करके मुझे दें, so that you know कि जी हम कितनी carbon emissions करते हैं. So these people, they have to be involved, and green supply chain is the environmental thinking in every process that is part of your traditional supply chain. Then we have to optimize the network, transportation, and provide integrated service management, returns, reverse, logistics, and parts management. इसके अंदर आपने करना है. Then communicate your green efforts to your stakeholders. That is obvious. Then seek ways to integrate overall strategic approach to sustainability in other areas of your company. वही operation strategy के अंदर आपने इसको भी लेके आना है once we are talking about the green supply chains. Then support industry and community sustainability initiatives. Now comes what are the rewards of going green? Number one, आपके economic benefits हो जाते हैं जो भी हमने पीछे किए. फिर आपका competitive advantage होता है क्योंकि technology बहुत ज़्यादा है. We have more innovation. Then we have our product की quality improve हो जाती है. Then there is a consistent corporate environmental goals, and आपका जो public image होता है वो आपका बेहतर हो जाता है. So ladies and gentlemen, let's stop it over here. And as I said, the next topics is the AAA supply chain, और आपकी कुछ हार्वर्ड की business cases हैं कि how these people worked on their supply chain. That would be our next lecture. Till then, I would say that revise this. इस पे काफ़ी literature पढ़ा हुआ है, and there is one paper on green supply chain जो कि मैंने कोक के ऊपर लिखा था. That is also available on the web. You can read that paper and try कि सप्लाई चेन आप सारी मार्केट के अंदर कर रहे होंगे. ठीक है, लेकिन जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं, जब आप कहते हैं जी मैं स्ट्रैटेजीज बना सकता हूँ, आई हैव वर्कड इन ऑपरेशंस, सो लेट्स गो फॉर ग्रीन सप्लाई चेन स्ट्रैटेजीज. लेट्स गो फॉर दोज एरियाज जहाँ पे विच आर स्टिल द अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज. एंड वंस यू आर डन विद दैट, देन यू सी कि जी आपकी अपनी मार्केट में नीश क्रिएट हो जाती है. ठीक है, टिल देन रीड मोर अबाउट इट. देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल ऑन द वेब. And I'll catch you on the next lecture that would be on